सबसे पहले आपके मास्क को लेकर के काफ़ी ज़्यादा विवाद होता है। लोग काफ़ी तरीके की टिप्पणी करते हैं। मास्क के पीछे की कई कहानियाँ सुनने में आती हैं, जिसमें हमें पता चला कि आपका ये संकल्प है, ये प्रण है कि कोई भी विधायक जब तक आपकी पार्टी से एक विधायक नहीं आ जाता, तब तक आप मास्क नहीं उतारेंगी। इसमें कितनी सच्चाई है, इस बात पे प्रकाश डालिए। हमारे तो सारे कॉन्टैक्ट्स जो है वो वही लोग थे, उन तो पिताजी के उन कोई कॉन्टैक्ट्स दिक्कत को आप यूज़ नहीं करना चाहती हैं कि भाई राजनीति में कदम रख रही हैं, तो ये वहाँ सब से क्यों करना था? वहाँ अगर कॉन्टैक्ट आप यूज़ करती तो कहीं न कहीं राजनीति आपके लिए सफल हो हाँ जाती बिहार में। बिल्कुल, अभी तो मैं फिर रहती या तो एमपी रहती या एमएलए रहती और मंत्री रहती और तब एकदम डिजर्विंग कैंडिडेट रहती और तो वो आप बहुत आसानी से आप हो तो जाता। सिस्टम में घुसना चाह रही हैं और उस तरीके से अगर आप चाहती तो आराम से सिस्टम में घुस जाती और कहीं न कहीं बदलाव की बात वहाँ से भी हो सकती थी। नहीं हो सकती, यही उसमें घुस के जाके बदलाव नीतीश जी कहाँ बदल पाए? जब आप बैकडोर पॉलिटिक्स किए, उनके पास तो पूरा ही पूरा मौका था बदलने का, बिल्कुल। वो भी वही राजनीति कर रहे हैं, वो भी परिवारवाद की ही राजनीति कर रहे हैं क्योंकि वो वोट बैंक बना के घुसना चाहते थे। और लालू जी के जो बेटे हैं उनके बारे में ये लोग बोला करते हैं कि क्या सब क्या गंदी गंदी बातें, चोर है, अनपढ़ है, फलाना चांदी का ढिमकाना। चम्मच लेके पैदा हुए हाँ ये सच। अनपढ़ है, अनपढ़ है, आप हार्वर्ड के हैं, आप कहाँ से पढ़ के लाए? दिखाइए, हम भी देखना चाहते हैं कि आपकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं कि आप एक इसका फैसला तो हो चुका है, अब उनको 9वीं फेल बोलना और ये सब तो बहुत ही मूर्खी कोई व्यक्ति होगा जो बोल रहा होगा, जिसको राजनीति की बिल्कुल भी समझ नहीं होगी। ही हैज ऑलरेडी बीन द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। ये गांधी जी तो गायब हो गए, अब तो कहीं खोपचे में मुझे गांधी जी नजर आए, लेकिन इतिहास कहता है कि कुर्सी पे तो नेहरू ही बैठते हैं। अभी हमारे साथ पुष्पम प्रिया चौधरी जी हैं। अगर बात की जाए इनकी तो जैसे आज जनसुराज का नाम बिहार में काफी ज्यादा जाना जा रहा है, एक समय ऐसा था जब पुष्पम प्रिया चौधरी जी की चर्चा काफी तेज होती थी, काफी ज्यादा व्यंग होता है इनको लेकर के, काफी लोग इनके बारे में तमाम तरीके की बातें करते हैं, लेकिन पुष्पम प्रिया चौधरी जी फिर से अब मैदान में आ चुकी हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में हो सकता है कि एक काफी अच्छी टक्कर देते दिखे। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। एक चीज बताइए, लोकसभा चुनाव अभी अभी गया है और विधानसभा चुनाव बस आने वाला है, इस बीच में पुष्पम प्रिया चौधरी हमें कहीं नहीं दिखी, क्या कारण रहा? दो बातें हैं जो आपको बोलूंगी जी। पहली बात तो ये है कि जहां तक व्यंग वाला कमेंट था उस पर एक बात बोलूंगी। व्यंग तो सभी का कर रहा, बिल्कुल। जो जिसका समर्थक है वो उसमें कशीदे कस रहा है, बिल्कुल। और जो उसके समर्थन में नहीं है वो उस पर व्यंग। क्या इस राज्य में कोई भी व्यक्ति है जो पहले से नेता है और जिस पे व्यंग नहीं किया जा सकता है? वो क्या व्यंग करेंगे? यहाँ पे लोगों को हमारे बारे में ये गलत फहमी है कि ये बहुत ही सीधे लोग हैं, इनके मुंह पे कुछ भी बोल के निकल जाओ। मतलब सबसे इंटरेस्टिंग तो ये है कि जब हम नया नया आए थे 2020 में जी। तो किसी में दम नहीं था कि जाके किसी दूसरे पुराने से हमारी चर्चा भी करता। दम नहीं था, दम नहीं था। जाके किसी से इतना कुछ बिहार में हुआ, पूरे देश के बड़े बड़े लोगों ने तक ने कह दिया कि आप इनका समर्थन करिए, लेकिन राज्य के किसी भी नेता से कोई भी जाके ये पूछ ले कि पुष्पम प्रिया चौधरी के बारे में आपका क्या विचार है, किसी में दम नहीं था। और हमसे आके तो लोग पूछते हैं और हम उसको वेलकम करते हैं। हमें बिल्कुल लगता है कि पूछना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी बोला करते हैं कि अच्छा कौन है, मैं नहीं जानता। जानता तो सब है। बिल्कुल, इस बात से कोई मुकर नहीं सकता है कि आपको कोई नहीं जानता है, लोग जानते हैं। काफी ज्यादा उस समय में चर्चा हुई थी, हर न्यूज़ चैनल पे आपकी चर्चा हो रही थी। इसीलिए व्यंग होता है। अच्छा। जब लोग आपको जानते हैं, जब आपसे खतरा महसूस होता है, तब आपकी चर्चा होती है, तब व्यंग होता है। और उसका पहला स्ट्रैटेजी ये है कि कैमरा के सामने इनकी चर्चा नहीं करो। अच्छा। लेकिन उससे आवाज नहीं दबती। आप जनता की आवाज दबा लोगे, लेकिन हमें किसी से डर नहीं लगता, हम ही जनता की आवाज हैं। और कौन व्यंग करेगा? हम अगर उन पे व्यंग करने लगे ना तो किताबें लिखा जाएंगी। सही बात है। कट टू कट बात करते हैं, 4-5 सवाल हमारे हैं। सबसे पहले आपके मास्क को लेकर के काफी ज्यादा विवाद होता है, लोग काफी तरीके की टिप्पणी करते हैं। मास्क के पीछे की कई कहानियां सुनने में आती है, जिसमें हमें पता चला कि आपका ये संकल्प है, ये प्रण है कि कोई भी विधायक जब तक आपकी पार्टी से एक विधायक नहीं आ जाता, तब तक आप मास्क नहीं उतारेंगी। इसमें कितनी सच्चाई है, इस बात पे प्रकाश डालिए। ये सब बेकार की बातें हैं। जी। कोई महिला अगर राजनीति करने के लिए आई तो आप उसकी चेहरे की बात करो, उसके मास्क की बात करो, ये सबसे आगे बढ़ने की जरूरत है। हाउ डज इट मैटर? अब इस मास्क के पीछे मेरी शक्ल अच्छी है या शक्ल ही है ना? बिल्कुल। ये जो थ्योरी है कि महिला सिर्फ सुनाई नहीं देनी चाहिए, महिला सिर्फ नजर आनी चाहिए, इसको खत्म करने की जरूरत है। मैं तो सुनाई दे रही हूँ, मेरे विचार लोगों को सुनाई दे रहे हैं, वो जरूरी है। और क्या विधायक बनेगा नहीं बनेगा ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई भी बात नहीं। मैंने ये कहा था कि जब तक
इन लोगों को हटा नहीं देंगे जी। तब तक मास्क नहीं हटाएंगे। किन लोगों की बात कर रही हैं यहाँ पे आप? यही लोग जो तमाशे की राजनीति करने वाले सारे लोग हैं। तमाशा ही हो रहा है ना बिहार में। बिहार के मुद्दों पे क्यों नहीं प्रश्न पूछते? ये क्यों नहीं पूछते कि सड़कें क्यों नहीं बनी है आज तक? शिक्षा की अभी तक वैसी ही हालत क्या है? स्वास्थ्य की वैसी हालत क्या है? हमारे ही साथी ने स्वास्थ्य की जो पूरी व्यवस्था है वो इतनी चौपट है, उसकी वजह से अपनी मतलब 2 महीने की उनकी बच्ची हैं जी। और उन्होंने अपनी मां खो दिया। इस पे कौन, हु इज गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस ऑन दीज? कि अब मैं ही तो मीडिया भी ना, पता चला प्लूरल्स पार्टी ने एक मीडिया भी विंग बना लिया है। वो तो नहीं होगा। आप लोगों से एक्सपेक्टेड है कि ये प्रश्न पूछिए। मैं प्रश्न बताती हूँ, ये जो पूरा सिस्टम है बिहार का, जो दलाली व्यवस्था पे चल रहा है, वो कब खत्म होगा? हर जगह दलाल है। आप बच्चे का एडमिशन कराने के लिए चले जाइए, स्वास्थ्य के कहीं भी किसी भी काम से चले जाइए, मंदिर भी चले जाइए, हर जगह दलाल है। ये दलाली सिस्टम कौन खत्म करेगा और कब खत्म होगा? तो ये कौन होते हैं व्यंग करने वाले? व्यंग तो हम इन पे करते हैं, पब्लिक के सामने भी और पब्लिक के पीछे भी। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। समस्तीपुर में हैं आप इस वक्त, और अभी समस्तीपुर में अगर चर्चा के विषय में अगर कोई नेता अगर है तो वो शांभवी चौधरी यहाँ की सांसद है। उनके बारे में क्या राय रखती हैं आप? उनके पिताजी नीतीश जी के काफी नजदीकी हैं। बिल्कुल। अभी तो हाल ही फिलहाल में उनके ब्रेसलेट के साथ वो खेल भी रहे थे, तो उस पर क्या राय रखूं? आप ही बताइए, उस पर क्या राय रखी जाएगी? फिर भी आप सोचती होंगी ना, उनके काम से आप खुश है नहीं खुश है, या आप देख रही होंगी, पॉलिटिक्स से आप भी जुड़ी हुई हैं और कहीं ना कहीं एक अच्छा ज्ञान है आपके पास पॉलिटिक्स का, तो आप तो देख रही होंगी। उनको देखने के बाद आपको क्या लग रहा है आगे चल करके शांभवी चौधरी समस्तीपुर का विकास करेंगे? मैं तो उनके बॉस और उनके पिताजी को ही देख रही हूँ। जब मैं आपको उनके बारे में बोलने के लिए रेडी हूँ तो आप उनके बारे में पूछिए ना। ये जो राजनीति में जनता को बेवकूफ बनाने का ये लोग काम करते हैं, साथ में यहाँ पे बैठे हैं, एक जदयू में है और उनके जो वो ब्रेसलेट वाले मित्र हैं वो भी जदयू में है। उनकी बेटी के लिए खुलेआम प्रचार करते हैं। व्हाट इज गोइंग ऑन? तो ये मुद्दे हैं ना, इन पे बात करते हैं। चलिए अगले मुद्दे पे आते हैं। इस बार विधानसभा चुनाव आने वाला है। विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी की तरफ से कितने विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा जा सकता है, या फिर इस बार विधानसभा चुनाव में आप किस तरीके से अपनी उम्मीदवारी पेश करने वाली हैं? देखिए, विशफुल थिंकिंग होती है। जो लोग राजनीति करते हैं, मेरे जैसे लोग, उनकी विशफुल थिंकिंग होती है कि सब पे लड़ जाएंगे और सब पे जीत भी जाएंगे। बट वो सिर्फ विशफुल थिंकिंग है, सबकी, चाहे कोई किसी की भी हो। बिल्कुल। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, हमारी महायान यात्रा चल रही है, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको भ्रमित किया गया है। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जानते हैं, हम इस पे बात नहीं करते, कैमरा पे बातें नहीं होती हैं, तो उनसे भी मिल रहे हैं। उनके बीच में कंफ्यूजन डाला गया है, काले रंग का वस्त्र पहन के ये सब बोल के कि अब वो नहीं है, चली गई हैं, तो बहुत लोग कंफ्यूजन में थे। तो उन्हीं लोगों से फिर से मिलने जा रहे हैं। हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई थी, उसका लोगों ने काफी फायदा उठाया है, बट हम यही हैं, तो जाएंगे, उनसे मिलेंगे और फिर जैसी जो स्थिति होगी तब ये निर्धारित करेंगे कि कितने सीटों पे लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे। एक पर्सनल सवाल करना चाहेंगे आपसे। पिताजी की मृत्यु हुई थी अभी हाल फिलहाल में। पिताजी की मृत्यु के बाद किस तरीके से आपने खुद को संभाला, या फिर उनकी मृत्यु के बाद किस तरीके की कठिनाई आपको देखनी पड़ी राजनीतिक तौर पे? कोई नहीं। पिताजी भी जदयू से जुड़े हुए थे? हाँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जदयू तो है नहीं ये। हमने तो वैसे भी एक तरीके से देखा जाए तो सबसे ज्यादा अपने परिवार में ही विद्रोह किया था। अच्छा। सभी जदयू से जुड़े थे, हमारा पूरा परिवार ही जदयू से जुड़ा है। हमारा जो पूरा नेटवर्क था, बिहार में तो सब कुछ नेटवर्क से चलता है, फोन पे चलता है, तो हमारे तो सारे कॉन्टैक्ट्स जो है वो वही लोग थे। उन पिताजी के कोई कॉन्टैक्ट्स दिक्कत को आप यूज नहीं करना चाहती हैं कि भाई राजनीति में कदम रख रही हैं, तो ये वहां सब क्यों करना था? वहां अगर कॉन्टैक्ट आप यूज करती तो कहीं ना कहीं राजनीति आपके लिए सफल हो हाँ जाती? बिल्कुल। अभी तो मैं फिर रहती, या तो एमपी रहती, या एमएलए रहती और मंत्री रहती, और तब एकदम डिजर्विंग कैंडिडेट रहती, और वो बहुत आसानी से हो जाता। सिस्टम में घुसना चाह रही हैं, और उस तरीके से अगर आप चाहती तो आराम से सिस्टम में घुस जाती और कहीं ना कहीं बदलाव की बात वहां से भी हो सकती थी। नहीं हो सकती, यही समझने की जरूरत है। ये एक बहुत बड़े विद्वान है जिन्होंने कहा है कि आप जिस तरीके से घुसते हैं उसी तरीके से चीजें होंगी। अच्छा। आप उसमें घुस के जाके बदलाव, नीतीश जी कहां बदल पाए जब आप बैकडोर पॉलिटिक्स किए? उनके पास तो पूरा ही पूरा मौका था बदलने का। वो भी वही राजनीति कर रहे हैं, वो भी परिवारवाद की ही राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि वो वोट बैंक बना के घुसना चाहते थे। तो जिस तरीके से आप घुसेंगे वैसी राजनीति होगी। और सबसे बड़ी बात हमारे बारे में ये सभी कोई जान लें, हमें परिवारवाद से सख्त नफरत है। हमारी डेमोक्रेसी को परिवारवाद बर्बाद कर रहा है, और सेंट्रलाइज परिवारवाद से ज्यादा खतरनाक डिसेंट्रलाइज परिवारवाद है। हमारे देश का जो संविधान बना है, इसको समझने की कोशिश करें, थोड़ा संविधान वाली बात है। हमारे देश का संविधान डिसेंट्रलाइजेशन वाले पे बना था,
उसका मतलब ये था कि नीचे तक असली प्रतिनिधित्व होना चाहिए, बिल्कुल जो दिशा दिखा सके, ऐसे नेता बनने चाहिए। केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए शक्तियों का इस चीज को। केंद्रीकरण परिवारवाद का ज्यादा डेंजरस नहीं है, डिसेंट्रलाइज परिवारवाद ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि उसमें कहीं भी जस्टिस नहीं है। अच्छा अगर नीचे तक जितने भी आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो परिवारों से आएंगे, तो जो भी थोड़ा बहुत स्कोप है कि कम से कम अगर सेंट्रलाइज परिवारवाद हो तो उसको ठीक किया जा सके, वो भी खत्म हो जाता है। कौन करेगा? क्योंकि यही लोग जाते हैं ना सदन में जो खुद ही परिवार से उत्पन्न हुए हैं, वो क्या जाके सवाल पूछेंगे और क्या बदलेंगे? जाते जाते आखिरी के 2 सवाल मैं पूछना चाहूंगा। पहला सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा कि आगे आने वाले समय में कहा जाए तो अभी आपकी पार्टी उतनी मजबूत नहीं हुई है बाकी पार्टियों की तुलना में, तो आगे आने वाले समय में हम आपको किसी और पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हुए देख सकते हैं या नहीं? इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि मैं यहाँ पे मनोरंजन करने तो आई नहीं हूं, बिल्कुल मैं तो यहाँ पे सरकार बनाने आई हूं, ठीक है। लेकिन और दूसरी ये भी बात है कि अब यही लोग हैं, उस थाली के जो सारे चट्टे बट्टे हैं वो यही लोग हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं, अब आपको आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तो राजनीति में किसी का कोई भी आदर्श नहीं, मतलब तो राजनीति इतनी गिर गई है कि गांधी जी का भी फोटो हट जाता है और फिर इंसान का फोटो लग जाता है, तो मतलब क्या बोला जा सकता है। लेकिन 2 चीजों पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम जो रेपिस्ट और मर्डरर्स हैं उनके साथ मंच साझा नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और दूसरा ये जातिवाद हम नहीं करेंगे। आखिरी सवाल, प्रशांत किशोर जी के बारे में क्या सोचती हैं? काफी ज्यादा एक्टिव है बिहार में और बिहार में विधानसभा चुनाव में काफी ज्यादा ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। किस तरीके की सोच? राजनीतिक सोच क्या सोचती हैं उनके बारे में? क्या उनके आने से बदलाव आ सकता है या नहीं? या फिर कहा जाए तो आपको मौका मिले तो प्रशांत किशोर के साथ मिलकर काम करना चाहेंगी या नहीं? कोई भी व्यक्ति जो 2020 के बाद आया, जी क्या वो 2020 से पहले राजनीति में नहीं था? बिल्कुल थे। तो स्पष्ट रूप तब से क्यों नहीं थे। कुछ भी किया? आखिर ऐसा 2020 में क्या हो गया कि उनको संभावनाएं नजर आने लगी? उससे पहले क्यों नहीं नजर आई? आप बताइए इस चीज का जवाब। जब कोविड था, अरे समझदार आदमी जान ही रहा है, सब चीज बताने की जरूरत नहीं होती। नहीं आपकी राय जब में जानना कोविड चाहूंगा। आया, जब कोविड आया तो वो कहां थे? वो जो बिहार बदल देंगे, जी जब कोविड था तो वो कहां थे? पहली बात। दूसरी बात, अभी मैंने बोला ये चीज, बदलाव नकल से नहीं होता, नकल से नहीं होता। और मैंने आजकल एक नया ट्रेंड देखा है कि मैं देखती हूँ कि राजद के जो लालू जी के जो बेटे हैं उनके बारे में ये लोग बोला करते हैं कि क्या सब क्या गंदी गंदी बातें, चोर है, अनपढ़ है, फलाना चांदी का ढिमकाना। चम्मच लेके पैदा हुए हाँ, हैं, ये अनपढ़ सच है, अनपढ़ है। आप हार्वर्ड के हैं, आप कहां से पढ़ के लाए? दिखाइए, हम भी देखना चाहते हैं कि आपकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं कि आप एक, इसका फैसला तो हो चुका है, अब उनको 9वीं फेल बोलना और ये सब तो बहुत ही मूर्खी कोई व्यक्ति होगा जो बोल रहा होगा, जिसको राजनीति की बिल्कुल भी समझ नहीं होगी। ही हैज ऑलरेडी बिन द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। बिल्कुल। अब मुद्दों पे बात करिए। व्हाई आर यू गिविंग हिम दैट बेनिफिट ऑफ डाउट? उनसे पूछिए कि जब आप डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, व्हाट डिड यू डू? क्या हमारे पास प्रश्न नहीं है, लेकिन प्रश्न उनके पास होते हैं जो अपनी अकल लगाते हैं। जो दूसरों की नकल से प्रश्न पूछते हैं, बोलते हैं, उनके पास प्रश्न नहीं होते। दूसरी बात, ये गांधी जी वाली जो चीज मैंने बोली जी कि गांधी जी तो गायब हो गए, अब तो कहीं खोपचे में मुझे गांधी जी नजर आए, लेकिन इतिहास कहता है कि कुर्सी पे तो नेहरू ही बैठते हैं, गांधी जी तो बैठते नहीं है। चलिए, बाकी हमारे साथ पुष्पम प्रिया चौधरी जी थी, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं और आगामी विधानसभा में इनको आप कहां पर देखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा।